हेलो गाइस, मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। हम आपकी क्लास 11th की जो बुक है केमिस्ट्री की, उसका दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं लगातार, परमाणु की संरचना। उसी सीरीज़ का ये अगला वीडियो है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत मोस्ट और बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए, टॉपिक का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। बढ़िया टॉपिक है। जिस तरह से आपकी किताब में दिया है एनसीईआरटी में, मैंने वहीं से चीज़ों को थोड़ा सा इजी वे में लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए और आपको आसानी से याद हो, और यही मेरा काम है। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहले पॉइंट में मैंने लिखा है कि सन 1887 में एच हर्ट्ज ने एक प्रयोग किया। तो ये कौन सा प्रयोग होगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव जिसको कहा गया है। तो कोई आपसे पूछे कि भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की या इसके बारे में किसने जानकारी दी, तो भैया एच हर्ट्ज ने दी। या कोई पूछे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के बारे में कब जानकारी मिली, तो 1887 में जानकारी मिली। ये दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर दूसरा हमने पॉइंट क्या लिखा? उन्होंने कुछ धातुओं यानी एच हर्ट्ज ने कुछ धातुएं चुनी, जैसे कि पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम। ये तीन धातु के नाम आपको याद रहने चाहिए कि भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना जब की गई या इसका जब प्रयोग किया गया तो कौन सी धातुएं चुनी गई। कई और धातुएं चुनी गई हैं, मगर आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से आपको तीन नाम दिए गए हैं। देखिए, जो एनसीईआरटी बुक होती है वो बहुत ही अच्छे से बनाई जाती है विद्यार्थी के लिए। अगर विद्यार्थी उसको ध्यान से समझ ले तो उसके लेवल के हिसाब से चीज़ें आराम से दी जाती हैं। उसी को बेस में बना के चल रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ धातुएं चुनी, जैसे पोटेशियम हो सकती है, रुबिडियम हो सकती है, सीजियम हो सकती है, इस तरह की अन्य धातुएं उन्होंने ली। फिर उन्होंने क्या किया कि सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालकर अपना प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, इनमें से कोई धातु ली और उसकी सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालकर अपना एक प्रयोग किया। अभी आवृत्ति क्या होती है मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, पिछली कई वीडियो में आया होगा, आप चेक कर लेना। लगातार देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालकर उन्होंने अपना प्रयोग किया। अब अगले पॉइंट में उन्होंने पाया कि ऐसा करने पर क्या हो रहा है कि धातु की सतह से ना इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। धातु की सतह से क्या निकलते हैं सर? इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। अब इस परिघटना को ही उन्होंने क्या नाम दे दिया? प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब देखो, इसका नाम प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों पड़ा? तो देखो, ये घटना किसकी वजह से घट रही है? प्रकाश की वजह से घट रही है। और विद्युत क्यों हम इसमें जोड़ रहे हैं? विद्युत इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि धातु सतह से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। और हम सभी जानते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा कि जो आवेश होता है वो कूलाम होता है। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब आपको पढ़ाया था मैंने, तब यही बताया था। मैंने वीडियो में शायद नहीं पढ़ाया है, मैंने अपने ट्यूशन्स में पढ़ाया था। तो अगर जो ट्यूशन्स वाले देख रहे हैं तो वो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, इलेक्ट्रॉन से ही क्या निकलती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसलिए इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव का नाम दिया गया। कोई आपसे पूछ भी सकता है कि भाई प्रकाश विद्युत प्रभावी क्यों नाम दिया गया? तो प्रकाश की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, निष्कासित होते हैं, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है या होती है। तो इसलिए इसका नाम प्रकाश विद्युत प्रभाव रखा गया है। बहुत ही सिंपल वे में लिखा गया है, आराम से इसको याद कर सकते हैं आप आराम से। अब देखिए, इसके परिणाम क्या निकले। तो इसके कुछ परिणाम भी आपसे कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्या क्या परिणाम थे। तो पहला परिणाम देखिए, धातु सतह से प्रकाश पुंज। अब ये प्रकाश पुंज क्या है? देखो, प्रकाश तो हमें समझ में आता है रोशनी, पुंज का मतलब होता है बहुत सारा प्रकाश जब एक साथ लगता है या एक साथ किसी तरफ डाला जाता है, उसको पुंज बोलते हैं। जैसे आपने टॉर्च देखी होगी, कोई कोई हाई क्वालिटी की टॉर्च होती है कि आप जैसे ही बटन दबाते हैं बहुत दूर तक उसकी रोशनी जाती है। तो रोशनी ज़्यादा फैलती नहीं है, एक साथ आगे बढ़ती है। ठीक, इकट्ठा प्रकाश एक साथ आगे जाता है, उसको पुंज कहा जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि धातु सतह से प्रकाश पुंज के टकराने पर, इस तरह का प्रकाश नहीं जैसा हमारे कमरों में होता है, हम बटन ऑन करते हैं पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। प्रकाश पुंज कब कहेंगे? जब एक तरफ बहुत सारा प्रकाश जा रहा हो, उसको पुंज कहते हैं। तो धातु सतह से प्रकाश पुंज के टकराने और इलेक्ट्रॉन को मैंने E- लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता। ये बहुत ही मोस्ट पॉइंट है सर। जैसे ही प्रकाश पुंज टकराएगा तुरंत जो है इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे, उनके बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। दूसरी बात, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगी। ये बात आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उनकी जो संख्या होगी वो आने वाले प्रकाश या टकराने वाले प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगी। देखिए, नीचे मैंने अगले पॉइंट में समझा भी दिया है कि भाई इसका मतलब क्या होगा। अर्थात ज़्यादा तीव्रता वाले प्रकाश के टकराने पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कम तीव्रता वाले प्रकाश के टकराने पर कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सीधी सी बात है। ज़्यादा अच्छा प्रकाश होगा, अच्छी तीव्रता वाला होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, कम तीव्रता वाला होगा तो इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे। अब इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट आता है कि प्रत्येक धातु के लिए
आप पोटेशियम उठाएं, रुबिडियम उठाएं, सीजियम उठाएं, जो भी आप धातु उठाएंगे उस हर एक धातु के लिए एक अपनी न्यूनतम आवृत्ति होती है। अब इसको कैसे समझेंगे? समझने के लिए सिंपल सा तरीका है भाई। क्लास में देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सभी को एक ही टेस्ट दिया जाता है, लेकिन सबके कैपेसिटी अलग होती है, तो उसी के हिसाब से उनके नंबर्स भी आते हैं। तो हर एक विद्यार्थी की कैपेसिटी अलग है, माइंड अलग है, सोच अलग है, विचार अलग हैं, भले ही उनको चीज़ सेम पढ़ाई जाती है। तो यहाँ भी वही है कि भाई प्रत्येक धातु के लिए न्यूनतम आवृत्ति होती है, जिसको बोला जाता है देहली आवृत्ति। एक नंबर का क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? तो प्रत्येक धातु के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति होती है, जिसे उसकी देहली आवृत्ति कहा जाता है। अब ये देहली क्यों कह रहे हैं? मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि किसी धातु के लिए एक कैपेसिटी फिक्स कर दी गई है, क्या, जिसको देहली आवृत्ति कह रहे हैं। अब अगले पॉइंट में मैंने लिखा देहली आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति का प्रकाश आप डालेंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं घटित होगी। जैसे मान लीजिए कि आपने पोटेशियम उठाई। अब पोटेशियम की जो आवृत्ति है, इमेजिनेशन के लिए बता रहा हूँ मैं सिर्फ आपको, कि मान लो उसकी देहली आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है, और हम जो प्रकाश डाल रहे हैं उसकी जो आवृत्ति है जो वो कितनी है, 40 हर्ट्ज है। तो या ऐसा कह सकते हैं, आप ऐसा समझो कि अगर पोटेशियम की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हमें दे रखी है और उससे कम आवृत्ति पर जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं घटेगी, यानी कि अगर उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो उससे कम आवृत्ति वाले प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। अगर मान लो 50 है किसी धातु की क्या नाम है आवृत्ति, देहली आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो अगर मैं 60 हर्ट्ज का प्रकाश डालता हूँ या उससे ज़्यादा का डालता हूँ तो ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित होगी। ये बहुत मोस्ट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी धातु की देहली आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं घटती है, उसके बराबर हो तो प्रकाश की घटना घटेगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। मतलब अगर किसी धातु की देहली आवृत्ति जितनी है उतनी ही आवृत्ति वाला अगर मैं कोई प्रकाश डाल रहा हूँ तब भी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटेगी, और उससे ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश डाल रहा हूँ तब भी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटेगी। लेकिन अगर किसी धातु की देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति वाला प्रकाश डाल रहा हूँ तो भैया प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं घटित होगी। तो ये इसके कुछ परिणाम थे। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लें, और मिलता हूँ फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ईश्वर आपका भला करें।